हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स के तहत 3 फेज एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ किसी भी 3 फेज एसी सिस्टम को, एसी सर्किट को 3 फेज पावर जो फीड होती है वो कैसे मेजर करते हैं। तो इसकी दो टाइप की मेथड्स होती है, एक 2 वाट मीटर मेथड और एक सिंगल वाट मीटर मेथड होती है। तो आज मैं आपको 2 वाट मीटर मेथड के थ्रू 3 फेज पावर मेजरमेंट और साथ में पावर फैक्टर मेजरमेंट भी आपको मैं समझाने वाली हूँ। यहाँ पर एक जो मैंने 3 फेज लोड लिया है वो स्टार कनेक्टेड लिया और ये बैलेंस्ड टाइप का लोड है क्योंकि तीनों के इम्पिडेंसेस कैसे हैं, सेम है। और सप्लाई जो आ रहा है वो भी बैलेंस्ड है। सप्लाई इस तरफ से आ रहा है तो 3 लाइंस के थ्रू 3 लाइन वोल्टेजेस आ रहे हैं। एक लाइन वोल्टेज है VRY, एक लाइन वोल्टेज है VYB और एक लाइन वोल्टेज है VBR। इस टाइप से 3 बैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेजेस इस पर्टिकुलर 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड को सप्लाई किया जा रहा है। तो कितनी 3 फेज पावर फीड हो रही है और पावर फैक्टर क्या है इस लोड का, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरी मेथडोलॉजी के थ्रू। यहाँ पर इस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ये डेल्टा में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डेल्टा के लिए भी सेम इवैल्यूएशंस कर सकते हैं। इन जनरल स्टार कनेक्शन के लिए लेकर हम कर रहे हैं। अब ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड को जो 3 लाइन आ रही है सप्लाई से और 3 लाइन वोल्टेजेस आ रहे हैं इन बिटवीन दीज सप्लाई लाइंस, वो वोल्टेजेस और इन लाइन में से बहने वाले करंट्स की वजह से हम वॉट मीटर की पावर मेजर करेंगे। तो ऐसे मैं यहाँ पर 3 लाइंस के बीच में 2 वॉट मीटर यूज कर रही हूँ, एक W1 और दूसरा W2। वॉट मीटर में हमेशा 2 कॉइल्स होती है, कहना चाहिए। एक होती करंट कॉइल और एक होती प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल में से बहने वाला करंट, ये करंट कॉइल है, इसमें से बहने वाला करंट, और ये प्रेशर कॉइल है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। ये दोनों और इस करंट और इसके अक्रॉस के वोल्टेज के बीच के फेज डिफरेंस का कॉस, ये VI cos phi ऐसा वॉट मीटर मेजर करके देता है। आप वॉट मीटर को देखिएगा, फर्स्ट ईयर में ही समझाया जाता है। तो मैं वही चीज ले रही हूँ कि इसमें से बहने वाला करंट, करंट कॉइल से प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज, और इन दोनों करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा उसका कॉस। तो ऐसा VI cos phi से जो है पावर मेजर होगी W1 की, या W1 पावर मेजर करके देगा और W2 भी ऐसी पावर मेजर करके देगा। तो W1 जो पावर मेजर करके दे रहा है वो R और Y के बीच में जो पावर सप्लाई हो रही है उसको मेजर करके दे रहा है, क्योंकि जो प्रेशर कॉइल है वो कनेक्टेड है R लाइन से और Y लाइन से। ये दोनों लाइन से प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है और करंट कॉइल किस में कनेक्टेड है, R लाइन में कनेक्टेड है। सिमिलरली W2 जो है वो B लाइन से बहने वाले करंट को मेजर कर रहा है और B और Y लाइन के बीच के वोल्टेज से वोल्टेज डिफरेंस ले रहा है। तो 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज डिफरेंस W1 कैच कर रहा है, 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज W2 कैच कर रहा है। तो टोटल पावर जो यहाँ पर फीड होगी वो इन दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स का एडिशन होगा। अगर इसकी रीडिंग को मैं P1 वॉट्स बोलती हूँ और इसकी रीडिंग को मैं P2 वॉट्स बोलती हूँ, तो टोटल पावर जो मिलेगी मुझे 3 फेज पावर जो फीड हो रही है उसको, वो P1 प्लस P2 वॉट्स इतनी टोटल पावर मिलेगी। जब ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो उसके साथ साथ हम पावर फैक्टर का भी कैलकुलेशन कर लेंगे या फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो लोड जो लगा है वो बैलेंस्ड लोड है, जिसको मैं Z बोल रही हूँ। तो Z कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो यहाँ मैं बोल्ड में शो करी हूँ, जो कि R प्लस JX है। देखकर ही समझ में आ रहा है कि X के आगे प्लस साइन है, मतलब ये लैगिंग लोड है, ये रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये अगर ये माइनस होता तो ये कैपेसिटी रिएक्टेंस हो जाता, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होने की वजह से Z एंगल फाई ऐसा मैं पोलर में इस कॉम्प्लेक्स को शो कर सकती हूँ। ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, और ये कैसा है, लैगिंग, क्योंकि ये इंडक्टिव है तो लैगिंग लोड है। तो तीनों R प्लस JX या Z एंगल फाई Z एंगल फाई ऐसा लैगिंग लोड नेचर का लोड है। अब W1 में जो करंट थ्रू करंट कॉइल है वो IR है। W1 में करंट कॉइल से बहने वाला करंट IR है। पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल, इस कॉइल के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है, VRY।
वी आर वाई है, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में जो है वो 30+5। मैं अभी आपको फेजर डायग्राम से ये एंगल डिफरेंस आई आर और वी आर वाई का बीच का मेजर करके बताती हूँ, या रियलाइज करके बताती हूँ कि ये 30+5 ही क्यों है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो वोल्टेज है वो वी आर एन वोल्टेज है, वी आर एन वोल्टेज है, ये वी वाई एन वोल्टेज है, और ये वी बी एन वोल्टेज है। प्लस साइन इधर ही आएगा क्योंकि कंपोनेंट में करंट जहाँ से एंटर करता है, आई बी यहाँ से एंटर करेगा तो ये प्लस साइन है, आई आर यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये प्लस साइन होगा, और आई वाई यहाँ से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज का ये प्लस साइन होगा, तो माइनस अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस इधर है, प्लस इधर है वोल्टेज का, और प्लस इधर है। तो मेरा ये वोल्टेज जो है इसी के पैरेलल में, ये आपका 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, पर वोल्टेज को मैं इसी के अलोंग फेजर डायग्राम में शो करें तो वी आर एन मेरा ये हो जाएगा। वी वाई एन वोल्टेज ये वाला हो गया, और वी बी एन वोल्टेज जो है वो ये वाला हो गए। अब मैं इनमें से बहने वाले जो करंट्स है वो आई आर, आई वाई और आई बी ऐसे है, तो तीनों जो है वो अपने अपने वोल्टेज से फाई एंगल से लैग करेंगे क्योंकि इसका नेचर लैगिंग है। तो मैंने आई आर जो है वी आर एन से फाई एंगल लैगिंग पे बनाया है, आई वाई जो है वी वाई एन से लैगिंग पे बनाया फाई एंगल पे, और वी बी एन से आई बी जो है वो फाई एंगल पर लैगिंग बनाया। ये है फाई एंगल जो लिखा हुआ है यहाँ पर। वॉट मीटर जो वी आर वाई और वी बी वाई जो चेकआउट कर रहा है, मेजर कर रहा है प्रेशर कॉइल, अपनी अपनी प्रेशर कॉइल के अक्रॉस, वो वोल्टेजेस अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम पर देखूँ तो मुझे वी आर वाई और वी बी वाई मुझे फेजर डायग्राम पर रियलाइज हो सकता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर मैं इस लूप पर लगाती हूँ तो मुझे वी आर वाई का एक्सप्रेशन पता चलेगा, और जो कि हो जाएगा वी आर एन माइनस वी वाई एन। और इस लूप पर अगर मैं वी बी वाई पता करती हूँ तो वो मुझे पता चलेगा वी बी एन माइनस वी वाई एन। और इसी को जब मैं फेजर डायग्राम पर रियलाइज करने जाऊंगी, वी आर एन माइनस वी वाई एन, इन दोनों फेजर्स का जब फेजर एडिशन करूंगी तो मुझे वी आर वाई फेजर पता चलेगा, और सिमिलरली वी बी एन फेजर और वी वाई एन फेजर का एडिशन करूंगी तो मुझे वी बी वाई मिलेगा। एडिशन का मतलब एल्जेब्रिक सम, माइनस साइन है तो एल्जेब्रिक सम की बात कर सकती हूँ। तो वी आर एन इधर था, वी वाई एन ऐसा मैंने पहले ही आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब वी आर एन ये है और वी वाई एन ये है, तो वी आर एन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, पर वी वाई एन को माइनस साइन के साथ ले रहे हैं, मतलब रिवर्स कर दे रहे हैं। तो ये रहा माइनस वी वाई एन। तो अब मेरे पास पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा इफ वी आर एन और वी माइनस वी वाई एन फेजर से, तो वो पैरेललोग्राम ये वाला कंप्लीट होगा, और इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का फेजर एडिशन होगा, अलजेब्रिक सम होगा जो कि वी आर वाई है। तो वी आर वाई मुझे मिल जाएगा इन दोनों के फेजर्स के अलजेब्रिक एडिशन से, मतलब फेजर एडिशन से, अलजेब्रिक नहीं कहना चाहिए, फेजर एडिशन से। और इन दोनों के फेजर एडिशन से वी बी एन और वी माइनस वी वाई एन के फेजर एडिशन से मुझे वी बी वाई ये फेजर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर मैं देखूं कि वी आर वाई और आई आर के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, मुझे ये कहाँ से मिला वही देखना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन ऐसा फेजर बना लिया था फेजर डायग्राम, फिर उनसे इंडिविजुअल वोल्टेज से फाई एंगल लैगिंग पर मैंने आई आर, आई वाई और आई बी ऐसे ड्रॉ कर लिए थे। फिर मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की वजह से इस वाले वोल्टेज को रियलाइज किया फेजर डायग्राम पर, और इस वाले वोल्टेज को रियलाइज किया फेजर डायग्राम पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से। अब मुझे जब ये दोनों पता चल गए हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस मैं देख रही हूँ फेजर डायग्राम पर। ये रहा आई आर और ये वी आर वाई। कैसे मुझे पता चलेगा? ये वाला जो टोटल एंगल होगा पूरा का पूरा ये 180 डिग्री है, क्योंकि वी वाई एन और माइनस वी वाई एन 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर है। वी आर एन और वी वाई एन ये दोनों 120 डिग्री पर है, तो रिमेनिंग ये वाला एंगल पूरा 60 डिग्री का हो जाएगा। और इसकी लेंथ माइनस वी वाई एन और वी आर एन की लेंथ एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये जो डायगोनल है
इस पूरे एंगल को, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इंडिविजुअल एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। और सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, वी बी वाई जो है वो माइनस वी वाई एन और प्लस वी बी एन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी कितने का मिलेगा, 30 डिग्री का। तो आई आर और वी आर वाई के बीच का एंगल मुझे मिल रहा है 30+5 मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं W2 से रिलेटेड रीडिंग्स को देखूं तो करंट कॉइल जो है वो IB है और पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VBY है। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का IB और VBY का 30-5 कैसे, ये VBY है और ये आपका IB है, तो ये पूरा एंगल 30 डिग्री का, ये पूरा एंगल 30 डिग्री का और ये वाला फाई है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल मिल रहा है वो मुझे 30-5 मिल रहा है। तो इसका मतलब इस वॉटमीटर में जो होगा पावर वो ये करंट इंटू ये वोल्टेज कॉस ऑफ 30-5 और W1 वॉट मीटर में ये करंट इंटू ये वोल्टेज एंड कॉस ऑफ 30+5 ऐसे करके वोल्ट पावर्स इनकी वॉट्स ये दोनों मेजर करके देंगे। तो टोटल पावर जो होगी, मतलब P1 जो पावर है फर्स्ट वॉट मीटर की वो IR VRY cos 30+5 है और W2 वॉट मीटर की जो P2 वॉट्स है वो है IB VBY cos ऑफ 30-5, ऐसा इतना वॉट्स होगा। अब टोटल 3 फेज पावर P1 प्लस P2 होगा, तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया है दोनों को। अब यहाँ पर मैं देखूँ बैलेंस्ड सिस्टम है तो उस वजह से VRY और VBY जो होगा लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फेजर डायरेक्शंस डिफरेंट है, तीनों लाइन वोल्टेजेस आपस में 120 डिग्री फेज डिफरेंस पर है, पर तीनों की लंबाइयाँ लाइन वोल्टेज VL ऐसा मान रही हूँ। 3 लाइन करंट्स IR IY और IB जो है, तीनों लाइन करंट्स के मैग्नीट्यूड को भी मैं IL नाम दे रही हूँ। तो ये लाइन करंट हो गया, ये लाइन करंट हो गया, ये लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया, तो दोनों टर्म्स में IL और VL है तो मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में cos 30+5 और cos 30-5 ऐसा बचेगा। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सिर्फ cos 30+5 और cos 30-5 बचा। इसको जब हमने एक्सपांड किया तो VL IL बाहर है, cos 30+5 को मैं cos A cos B माइनस sin A sin B से ओपन किया और ये भी cos A cos B प्लस sin A sin B हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों टर्म की वजह से ट्वाइस ऑफ cos 30 cos 5 आएगा, तो वो 2 यहाँ ले लिया, cos 30 √3/2 होता है, cos 5 है, जब 2 कैंसिल हुआ तो पूरा एक्सप्रेशन √3 VL IL cos 5 ऐसा आया और ये होगा 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos 5 ये पूरा। और यही हमने 3 फेज सिस्टम की पावर को के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था। लाइन वोल्टेज लाइन करंट का एक्सप्रेशन हमारा 3 फेज पावर का √3 VL IL cos 5 होता है और इसका फेज वोल्टेज और फेज करंट की टर्म्स में ले तो 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos 5 आता है। मतलब 2 वॉट मीटर एग्जैक्टली हमें 3 फेज पावर मेजर करके देती है, ये हमें इन एक्सप्रेशन से समझ में आ गया है। अब हम पावर फैक्टर मेजरमेंट समझ लेते हैं, कैसे पावर फैक्टर मेजर किया जाता है। मतलब इनका जो R या Z कॉम्प्लेक्स टर्म जो थी उसका मैग्नीट्यूड Z था और एंगल फाई था लैगिंग पावर फैक्टर वाला, तो इस फाई को मेजर करने का तरीका बता रही हूँ। अभी जो मैंने आपको 3 फेज पावर P3 फेज ऐसे मेजर करके बताई थी, P1 प्लस P2 दोनों वॉटमीटर के एडिशन से, जो कि ये आया था और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद मैं पावर फैक्टर मेजरमेंट में P2 माइनस P1 कैलकुलेट करके देख रही हूँ। तो P2 जो है वो VL IL cos 30-5 है और P1 जो है वो माइनस VL IL cos 30+5 है। आपने अभी मैंने इवेलुएट किया ही था। अब दोनों में से फिर VL IL कॉमन निकाल लिया तो cos 30-5 माइनस cos 30+5 को ओपन किया तो cos A cos B प्लस sin A sin B इसकी वजह से आएगा और माइनस cos A cos B और प्लस sin A sin B ऐसा आएगा। तो cos वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और sin 30 sin 5 की टर्म ट्वाइस होके ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों के एडिशन से 2 ये रहा, VL IL ये रहा,
साइन 30 की वजह से 1/2 हो गया और साइन फाई 1 है, ऐसे करके तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो P2 माइनस P1 जो इवेल्युएट हुआ है वो VL साइन फाई ऐसा इवेल्युएट हो रहा है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रही हूँ। अब जब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 ऐसा आ रहा है। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 ऐसा आ जाएगा। इसे और साफ साफ लिख देती हूँ मैं। इस तरीके से ये फाई की वैल्यू को हम इवेल्युएट कर सकते हैं दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग से। मतलब मेरे पास दोनों वॉटमीटर की जब रीडिंग होगी, मुझे ये नहीं करना है, ये तो मैं जस्ट ये प्रूफ दिया था कि P1 प्लस P2 करने से √3 VL cos फाई या 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos फाई मतलब 3 फेज पावर मेजर होती है। तो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग जब हमारे पास होगी तो दोनों को ऐड करके हमें 3 फेज पावर इस 3 फेज लोड को जो सप्लाई हो रही वो निकल आएगी। और मुझे जब पावर फैक्टर निकालना है कि इस लोड का पावर फैक्टर क्या है, तो मैं √3 tan इनवर्स ऑफ √3 P2 माइनस P1 करूंगी और अपॉन P2 प्लस P1 करूंगी, तो मुझे उसका फिर tan इनवर्स निकालूंगी तो मुझे फाई एंगल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं 3 फेज पावर मेजर कर पा रही हूँ 2 वॉटमीटर की मदद से, और पावर फैक्टर मेजर कर पा रही हूँ लोड का 2 वॉटमीटर की रीडिंग्स की मदद से। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसका है। पर अब मैं अलग अलग लैगिंग लोड्स अगर अवेलेबल है जिनकी पावर फैक्टर डिफरेंट है, मतलब फाई की वैल्यू में एक बार फाई इक्वल टू 0 ले रही हूँ केस 1 में, केस 2 में मैं फाई इक्वल टू 60 डिग्री ले रही हूँ, केस 3 में फाई इक्वल टू 90 डिग्री ले रही हूँ, तो फिर P1 P2 की रीडिंग्स कैसी आएगी वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जब लेबोरेटरी में हम 2 वॉटमीटर मेथड परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट पावर फैक्टर्स ऑफ लैगिंग लोड मैं ऐसा ले रही हूँ। केस 1 में मैं फाई इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर ले रही हूँ। और जैसे यूनिटी पावर फैक्टर लेती हूँ तो P1 का जो एक्सप्रेशन हमारा होता है VL cos 30 प्लस फाई, तो 30 प्लस 0 मतलब cos 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। और P2 जो होता है एक्सप्रेशन हमारा VL cos 30 माइनस फाई, तो 30 माइनस 0 मतलब cos 30, तो सेम आएगा। मतलब 0 पावर फैक्टर पे दोनों वॉटमीटर की रीडिंग कैसी आएगी, सेम। ये केस 1 में हमें समझ में आ रहा है। केस 2 जब हमारा फाई की वैल्यू 60 डिग्री है, फाई की वैल्यू 60 डिग्री है तो cos फाई की वैल्यू 0.5 लैगिंग है। अब P1 इज इक्वल टू VL cos 30 प्लस फाई है, तो 30 प्लस 60 मतलब 90 डिग्री हो जाए, cos 90 0 होता है, मतलब फर्स्ट वॉटमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी किस पर, 0.5 पावर फैक्टर पर या 60 डिग्री के पावर फैक्टर एंगल पर। ठीक, P2 की वैल्यू VL cos 30 माइनस 60 हो जाएगी, तो ये वैल्यू cos माइनस 30 हो जाएगी, और cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो ये पॉजिटिव आएगा। एंगल भले ही निगेटिव है पर cos की वजह से वो पॉजिटिव, तो VL √3/2 होगा। मतलब पावर पूरी कौन मेजर कर रहा होगा, 3 फेज पावर पूरी की पूरी P2 मतलब सेकेंड वॉटमीटर W2 मेजर कर रहा होगा पूरी 3 फेज पावर। फर्स्ट वॉटमीटर की रीडिंग 0 आएगी। तो 3 फेज पावर हमें किसकी वजह से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ P2 की वजह से मिलेगी, और यही टोटल 3 फेज पावर हो जाएगी तब। तो 3 फेज पावर P3 फेज इज इक्वल टू P2 होगा इस केस में। यहाँ पर अगर हम समझ लें तो किसी भी एक वॉटमीटर की रीडिंग को अगर हम ट्वाइस कर लेते हैं, ट्वाइस P1 या ट्वाइस P2, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, 3 फेज पावर रीड आउट हो जाएगी। 2 वॉटमीटर की रीडिंग P1 P2 दोनों अवेलेबल है, दोनों में से किसी का भी ट्वाइस करोगे तो 3 फेज पावर मिलेगी। कब, जब यूनिटी पावर फैक्टर है। जब पावर फैक्टर आपका 60 डिग्री का है और मतलब cos फाई की वैल्यू 0.5 है, उन हालातों में आपका P1 जो होगा वो 0 रीडिंग, मतलब W1 जो होगा वो 0 रीडिंग देगा, P1 की वैल्यू 0 होगी। पूरी की पूरी 3 फेज पावर कौन मेजर करके दे रहा होगा, सेकेंड वॉटमीटर। थर्ड केस जो है वो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब 0 पावर फैक्टर है। cos फाई 90 मतलब 0 है, मतलब 0 पावर फैक्टर। प्योरली इंडक्टिव, मैं लैगिंग की बात कर रही हूँ इसलिए प्योरली इंडक्टिव की बात कर ले। जब कैपेसिटिव लीडिंग लोड रहेगा तब भी 0 पावर फैक्टर की केस रहती है प्योरली कैपेसिटिव पे, पर अभी यहाँ पे लैगिंग की बात हो रही है। तो P1 जो होगा वो VL cos 30 प्लस 90 डिग्री होगा, और P2 जो होगा VL cos 30 माइनस 90 डिग्री होगा। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो VL cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो -0.5 VL
मतलब P1 की रीडिंग जो आएगी वो निगेटिव आएगी, मतलब P1 वॉट W1 वॉट मीटर का जो इंडिकेटर है वो उसके स्केल पे पॉजिटिव साइड में ना जाके 0 के बियॉन्ड निगेटिव साइड में जाता हुआ दिखेगा आपको। कब? जब आपने प्योर इंडक्टिव लोड लगा के रखा हुआ है या प्योर कैपेसिटिव लोड लगा के रखा है, उन हालातों में। अभी बताती हूँ इसका। अब P1 क्या मैग्नीट्यूड है, कितना है? 0.5 VLIL मैग्नीट्यूड है, पर माइनस साइन होने की वजह से इंडिकेटर वॉटमीटर का कहाँ जा रहा होगा? बियॉन्ड स्केल जा रहा होगा, 0 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसको सबसाइड करने के लिए कि प्रॉपर हमें रीडिंग पॉजिटिव स्केल पर मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, W1 वॉट मीटर की करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल दोनों में से किसी एक ही कॉइल के कनेक्शन को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये वाला 1 कनेक्शन R से जुड़ा हुआ है और 2 कनेक्शन Y से जुड़ा हुआ है, तो मैं 2 को R से कर दूंगी और 1 को मैं Y से कर दूंगी। इसको इंटरचेंजिंग बोलते हैं। इसके कनेक्शंस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो इंटरचेंजिंग कैसे होती है? करंट कॉइल की इंटरचेंजिंग करनी हो तो इधर वाले टर्मिनल को R से कनेक्ट कर देते हैं और इधर वाले टर्मिनल को लोड से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से इंटरचेंजिंग। तो हम इन दोनों में से किसी एक के कनेक्शंस को इंटरचेंज करते हैं तो ये पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और इसका इंडिकेटर पॉजिटिव स्केल पे शो होने लगे। मैग्नीट्यूड इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस साइन के साथ ही करेंगे, हमें सिर्फ रीडिंग लेनी है, इसलिए ये इंटरचेंजिंग की है। जब आप रीडिंग के साथ वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आप P1 को माइनस लेकर ही करेंगे। P2 जो होगा वो VLIL cos 30 माइनस 90 डिग्री है, तो VLIL cos माइनस 60 डिग्री और cos ऑफ माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टू रीड P1, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो टोटल रीडिंग जो होती है वो P1 प्लस P2 होती है, और P1 प्लस P2 में मैं अगर P2 भी रख रही हूँ और P1 को मैं ऐसा कहूँ, P1 को P1 ही रख रही हूँ और P2 को मैं माइनस P1 रख रही हूँ, तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि टोटल रीडिंग इस वक्त cos फाई इज इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 पावर फैक्टर पे एक वॉट मीटर की रीडिंग माइनस 0.5 VLIL, दूसरे की प्लस 0.5 VLIL है। जब हम सम करने जाएंगे तो 0 तो होगा ही बेटा, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है, तो वॉट्स तो फ्लो होना ही नहीं है, सप्लाई से वॉट्स तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर फ्लो होगी, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है फाई इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो नेचुरली हमें दोनों का सम 3 फेज पावर, कोई भी वॉट्स वाली फीड नहीं होनी है, सिर्फ वार्स फीड होनी है, ये है। तो इस तरीके से हम 2 वॉट मीटर मेथड से पावर 3 फेज पावर कितनी फीड होती है ये समझ गए कि P1 प्लस P2 3 फेज पावर फीड होती है। पावर फैक्टर कैसे निकाले लोड का 2 वॉट मीटर की रीडिंग से, तो इस तरीके से पावर फैक्टर निकल सकता है। और एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते टाइम हम लोड को अगर बदलते जा रहे हैं, मतलब हम इस लोड को अगर वैरी कर रहे हैं, तो अलग अलग लोड की केस में हमें ये कंडीशंस मिल सकती है, मतलब फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसा कोई फाई जो कि 30 डिग्री से बड़ा हो, क्योंकि यहाँ 60 लिया है, 45 पे भी मैं बात कर सकती हूँ इसकी। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है। और ये स्पेसिफिक चीज़ है कि जब ऐसा होता है तो आपको W1 के कनेक्शंस करंट कॉइल के या प्रेशर कॉइल किसी एक के आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे, ताकि रीडिंग वॉट मीटर की पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव स्केल पे। और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसको माइनस के साथ ही लेकर करेंगे, वो आपके माइनस को कैलकुलेशन में पॉजिटिव में नहीं कर रहा है, सिर्फ रीडिंग लेने के लिए हम कनेक्शंस इंटरचेंज कर रहे हैं हार्डवेयर में, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आपको 2 वॉट मीटर मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर मैंने पूरा लैगिंग पावर फैक्टर लिया है, वहाँ पर मैं लीडिंग पावर फैक्टर लेकर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, और बहुत ज़्यादा ऐसा समझने लायक नहीं, पर फिर भी मैं उन लीडिंग पावर फैक्टर के को भी डील कर लूँगी। और साथ में ये 2 वॉट मीटर से रिएक्टिव पावर कैसे मेजर करते हैं 2 वॉट मीटर की रीडिंग से, वो भी मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपनी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।